नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। अगले इस 1 घंटे में आप कोविड-19 से जुड़े किसी भी सवाल को यहाँ पर कर सकते हैं, किसी भी शंका का समाधान कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपके मन में है वो इस कार्यक्रम में आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा और पूरे शो में मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी शुभेंदु। Thank you, Rama. Welcome once again to Dr. Speak, your one-stop destination to get all the clarification of any doubt that you may have related to COVID-19. Remember, it's a live phone-in program. You can call us, you can send us your questions on Facebook and Twitter. I'll tell you our direct number. It's 011-233-87031. We're also flashing the number on the screen. Our medical experts are joining us who will give responses to all your doubts and questions related to COVID-19. Allow me to introduce the eminent medical experts who are joining us today. Lieutenant General Dr. Ved Chaturvedi, immunologist and rheumatologist, Dr. Praveer Agarwal, senior cardiologist, and also Dr. Anupam Prakash, Department of Medicine, LHMC. A warm welcome to all the medical experts to our program. Dr. Chaturvedi, if I can begin with you, there are some guidelines that have come, post-COVID management guidelines by the Health Ministry, which speaks about significance of yoga, pranayam, taking a good diet. Help us understand how significant are these in dealing with the challenge of COVID-19. I think Dr. Chaturvedi is joining us. He's there. Yes. Sir, if you could hear my question, it's about the guidelines that have come from the Health Ministry. Yeah, so basically from the issue is the involvement of the respiratory system. So those guidelines have come basically to do the yoga and importance of diet. Probably the guidelines can be discussed in detail, but maybe what is the basic principles of guidelines remains that after the COVID, the people are scared. That is number one. Secondly, about the repeated testing, that is what people say, that if the clinical recovery is there, there is no point testing it again. So that is number two. And of course, the respiratory exercise in form of yoga and any other things can be tried. So that is number three. And we can discuss with other panels, maybe knowing more about these guidelines. बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण ये गाइडलाइंस हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की हैं और इसके साथ ही हम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आप अपने सवाल कर सकते हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर अपने सवाल कर सकते हैं। फेसबुक लाइव पर भी हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि बेहद अहम है ये कार्यक्रम आपके सवालों के लिए, आपकी सभी शंकाओं के समाधान के लिए। हम पहले ये बता दें कि क्या कुछ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 संक्रमण का इलाज होने के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे मरीजों के लिए पोस्ट कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किए हैं। इन प्रोटोकॉल्स में योगासन, प्राणायाम, टहलने सहित कई अहम सुझाव दिए गए हैं। मरीजों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पालन करने संबंधी सावधानियों का जिक्र भी इसमें किया गया है और इसमें कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीना चाहिए। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली आयुष मंत्रालय द्वारा जो दवाइयां जारी की गई हैं वो आप लें और जहां तक संभव हो या चिकित्सक अनुमति दे प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम और ध्यान जरूर करें। पर्याप्त नींद लें, आराम करें। खतरे के संकेतों मसलन तेज बुखार, सांस फूलना, अप्रत्याशित सीने में दर्द जैसे लक्षणों के प्रति सचेत रहें। जो लोग ठीक हो चुके हैं उन्हें अपना सकारात्मक अनुभव अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना चाहिए। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को 7 दिनों के अंदर फॉलोअप में एक बार चिकित्सक के पास जाना चाहिए। ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं, अगर उन्हें इस तरह के लक्षणों की शिकायत होती है तो उन्हें निकटवर्ती स्वास्थ्य क्लिनिक में जाकर खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गंभीर मामलों में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ये गाइडलाइंस बेहद महत्वपूर्ण सभी दर्शकों के लिए और सभी लोगों के लिए जो कि कोविड-19 और पोस्ट कोविड मैनेजमेंट से संबंधित जिनके सवाल रहते हैं उनके लिए ये बेहद अहम है। और डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं से हम बात करते हैं। डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
डॉक्टर प्रवीण, आपसे हम पूछना चाहेंगे, जिस तरह से ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं, बहुत से दर्शकों के सवाल होते हैं कि किस तरह से जो समय अवधि है उसको लेकर सवाल होते हैं, या जो क्वारंटाइन अवधि है उसको पूरा होने के बाद भी अगर बुखार रहता है उससे संबंधित होते हैं। दर्शकों के ये भी सवाल होते हैं कि क्या जो हमारी अवधि पूरी हो चुकी है और हम बिल्कुल ठीक है, लक्षण नहीं है, क्या हमें चिकित्सक के पास इसमें जाना चाहिए? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के जिस तरह के गाइडलाइंस हैं उसमें भी कहा गया है कि एक बार चिकित्सक के पास जाना चाहिए, और गंभीर अगर इस तरह के लक्षण होते हैं फिर भी तो उसमें जरूर एहतियात बरतना चाहिए। किस तरह की सलाह आप देना चाहेंगे? डॉक्टर अग्रवाल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। आई थिंक डॉक्टर अनुपम प्रकाश भी कनेक्टेड हैं, उनसे अगर हम ये सवाल पूछ पाएं। डॉक्टर प्रकाश, अगर आप इस बारे में जानकारी साझा करना चाहें। नमस्कार। पोस्ट कोविड इलनेस के लिए जैसा आज गाइडलाइंस इश्यू हुई हैं, जारी की गई हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने प्रोग्राम भी उसी से शुरू किया है। तो मैं सबसे पहले ये कहूं कि जो कोविड बीमारी अभी इतनी महामारी के तौर पे फैल रही है भारतवर्ष में, तो इसमें अभी भी जैसा कि हमेशा हम लोग कहते आए हैं, आप लोग भी कहते आए हैं और सरकार भी कह रही है, 80 से 85% लोग वो हैं जो कि माइल्डली सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक है, जिनको बीमारी के लक्षण नहीं है। तो उन लोगों में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद जब आपका आइसोलेशन पीरियड पूरा हो जाता है, 17 दिन आपके खत्म हो जाते हैं, तब कई अस्पतालों ने, लेडी हार्डिंग ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने, बड़े सारे अस्पतालों ने पोस्ट कोविड क्लिनिक स्टार्ट किया है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से टेली कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप से प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक बार उसके बाद बताएं जरूर डॉक्टर को कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है और इसको एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। मैं कहूंगा जो 80-85% लोग हैं जो बिल्कुल ठीक ही थे, हल्का सा बुखार था और ठीक हैं, उनको एक बार बात करने से जो है मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है बहुत अच्छा महसूस होता है, और हम लोगों को, डॉक्टर्स को भी ये लगता है कि हाँ ये मरीज ठीक है। तो एक बार जरूर अपनी वार्तालाप करें। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है या डॉक्टर फोन पर आपको कहते हैं कि हाँ आप आकर के दिखाइए अस्पताल में, तो जरूर जाकर के दिखाएं। टाइमिंग फिक्स है उसके, आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, या टेली कंसल्टेशन आप टाइम लेकर अपॉइंट लेकर के उस हिसाब से दिखाएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है जो आपने अभी रमा मैडम कही, ये बहुत जरूरी है कि जिसको कोविड हो चुका है और ठीक हो गया है, उसके बाद भी वो जितने भी प्रिकॉशन थे वो लेते रहें। ऐसा नहीं कि अब हम कोविड से ग्रस्त थे, अब हम ठीक हो गए हैं तो अब हम जो है भूल जाएं सब कुछ। सारे मास्क पहनना, हाथ धोना, दूरी रखना, ये तीनों चीजें रखनी ही पड़ेंगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये अभी बहुत जरूरी है। अभी महामारी फैल रही है और अभी बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को ध्यान दें, जिनको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों को ही। तीसरी चीज है, जिन लोगों को, जो 5 से 10% लोग हैं जिनको वाकई में बीमारी से दिक्कत हुई है और जो भर्ती थे, उसके बाद जब उन्हें छुट्टी कर दी जाती है तो उसमें भी निर्देश दिया जाता है कि आप जो है घर जाने के बाद हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद आए। ये आमतौर पर देखा जा रहा है, कई लोगों को जो है उसके बाद 2-3 हफ्ता भी लग जाता है कमजोरी से उबरने में। तो ये नहीं सोचे कि मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, नौकरी पे दिक्कत होगी। अपने स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें। अगर आपको तबीयत ठीक नहीं लगती है, आराम की जरूरत लगती है, तो जरूर घर पे विश्राम करें, क्योंकि जितनी भी वायरल इलनेसेस होती हैं, वायरल बीमारियां होती हैं, वायरस से होने वाली, ग्रस्त करने वाली बीमारियां होती हैं, उनमें बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि पूरा रेस्ट मिले। जो अभी जारी की गई गाइडलाइंस आपने बोली उसमें भी यही है कि विश्राम करें, नींद पूरी करें, अपनी सकारात्मक सोच को, अपनी इम्यूनिटी को, ये सब चीजें बढ़ाने के लिए अपना ध्यान रखें। जो योग और जो एक्सरसाइजेस के लिए कहा गया है, वो भी इसीलिए कहा गया है कि आप जो है अपनी सेहत को ध्यानपूर्वक रखें और अपनी जो है पॉजिटिव माइंडसेट से अपना आगे बढ़े। कुछ कह रहे थे आप, बताइए। राइट, एंड डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, इज ऑल्सो जॉइनिंग अस नाउ। वेलकम टू द प्रोग्राम, सर. The aspect about immunity building comes up quite often. Many of our questions by the audiences is also linked at that. And at the same time, we talk about the issue of comorbidities that keeps coming up, people who have heart disease or people who have blood pressure issues. As a medical expert, what would you recommend, sir, to stay safe? Because many phases of unlock have happened. People are now going out to work. People are going out for leisure as well. What precautions should people keep in mind, particularly those with, say, blood pressure or heart conditions? Let me answer the first question about the comorbidities. Sir. Right now we are seeing a different pattern of the disease. Let me tell you an example of a family.
who got disease like from the younger people to the elderly people both, right? 4 of them. One is the son, daughter-in-law, mother-in-law and father-in-law. Both, all 4 got the disease, right? From the same virus, of course, because they are from the same family. Now, unfortunately, 3 of them are fine. The daughter-in-law is fine, the father-in-law and mother-in-law are fine, but the son is not all right. And he's just 47 without any comorbidities, right? So there are no rules. And the elderly people, the father and the son and the mother both have got diabetes and hypertension both. And one of them has ischemic heart disease also. They have recovered quite well and they have gone home. And the son is still struggling on ventilator, and the chances of recovery are very, very good. So right now we can't say any guidelines, any follow-up. So who will behave like good or who will be bad? There are no parameters to judge that. The second thing is immunity. The immunity is very important. Right now what we are doing is the diet has to be very, very controlled and very good diet, like the fruit intake and the vegetable intakes, and all good things should be in there in the diet, and you should take some dry fruits also so that the immunity is built up. And regular exercise is very important. Right now people are scared and doing exercise because they are not going out. But if they can't go out, they can do homebound exercises also. And going out with a mask on is not a problem at all. Like if you go with a mask and you're not going in like bunches, then you can go alone and you can take a good walk and come out and do good exercise. So this is an immunity booster, like good exercise and good diet. बिल्कुल डॉक्टर वेद प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं और उसमें ये कहा गया है कि गुनगुना पानी है वो पीना चाहिए, इसके अलावा जो आयुष मंत्रालय ने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं वो आप ले सकते हैं, इसके अलावा प्राणायाम की बात कही है, योग की बात कही है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल की बात कही है, तमाम प्रिकॉशंस को लेते हुए ये कितना अहम हो जाता है और कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जनरली एज ए फिजिशियन आई एम इम्यूनोलॉजिस्ट, एंड बेसिकली ऑल दीज आर फॉर रिकवरी ऑफ एनी अदर वायरल इलनेसेस, नॉट ओनली दिस. सो इफ यू रिकवर फ्रॉम द इलनेस, होता क्या है कि आपके एक दिल में एक भय बैठ जाता है कि मेरे को ये बीमारी हो गई, अब मैं क्या बार बार डॉक्टर को दिखाऊं, क्या मैं बार बार टेस्ट करूं? तो पहली गाइडलाइन तो ये कहती है भाई आपकी यदि क्लिनिकल रिकवरी हो गई है तो आप रिकवर है. यदि आपको फीवर आपका खत्म हो गया है, आपको सिम्टम्स ठीक हो गए हैं, तो आप भयभीत ना हो, आप अच्छे हैं. दैट इज नंबर 1. दूसरा है कि हाँ, आपको लगता है कि आप, क्योंकि एक पेशेंट को हमेशा लगता है कि डॉक्टर मैं पूरी तरह ठीक हुआ कि नहीं, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, तो आप 7-8 दिन बाद 1 वीक बाद डॉक्टर को दिखा सकते हैं. बट चूंकि ये है आजकल के, कोई भी आदमी दोबारा टेस्ट खुद करा सकता है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है. यदि क्लिनिकल रिकवरी हो गई है तो यदि आपके घर में भी लैब है तो बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. एक बार आपका पॉजिटिव आया था, आप ठीक हो गए, आपकी क्लिनिकल रिकवरी है, आप घर में जाइए, 7 दिन बाद डॉक्टर को दिखा सकते हैं. हाँ, जहां तक वो संबंध है, कोई कहे कि मैं क्या योगा कर सकता हूँ, जरूर, योगा इज वेरी गुड फॉर जनरल हेल्थ. हमारे 5000 साल से आप मालूम है हमको कि योगा इज गुड फॉर जनरल हेल्थ. फिर आप रिकवरी करते हैं तो योगा कर सकते हैं. आप 8 घंटे की स्लीप, एवरीबडी नोज कि इम्यून सिस्टम, हम लोगों ने आर्टिकल लिखा था कि यदि 8 घंटे की स्लीप ली जाए तो इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा काम करता है. तो नेचुरली हम उसको इंसिस्ट करते हैं कि आपकी रिकवरी अभी हुई है तो आप कम से कम 8 घंटे जरूर सोएं. नाउ कमिंग टू दी वार्म वाटर, बेसिकली एक आयुर्वेदिक के सिद्धांत हैं, आयुष के सिद्धांत हैं. उसके लिए मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, बट यस, इस देश में आयुष जो मंत्रालय है उन्होंने ये बोला है कि यदि वार्म वाटर पिया जाए तो इसका बेनिफिट हो सकता है. वैसे भी पूछा जाए तो हमारे यहाँ बहुत दिनों से ये कहा गया है कि जितनी रिकवरी कोई भी डिसीज है उसमें, कभी हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाता था तो उसको ठंडा पानी नहीं देते थे, गर्म पानी देते थे. तो ये शुरू से हमारा एक सिद्धांत रहा है आयुर्वेदिक का, और इसमें कोई हार्म नहीं है, इसके लिए कोई ट्रायल अवेलेबल नहीं है. बट यस, ये एक बहुत पुराना सिद्धांत है रिकवरी के लिए. तो एक वार्म वाटर और भी कई जो इम्यून जो बूस्टर्स हैं उनको लिया जा सकता है, स्पेशली जो विटामिन हैं. यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन है, विटामिन डी है, और कई चीजें जो कि समय समय पे गवर्नमेंट आयुष मंत्रालय जारी करती रहती है, जिसका मुझे खुद ज्ञान नहीं है.
मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट यस, वो समय समय पे आती रहती है। डॉक्टर चतुर्वेदी, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आम लोगों के, आम जन के सवाल होते हैं, बहुत से दर्शकों के सवाल होते हैं कि घर में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, तो इम्यूनिटी इससे पूरी तरह से बढ़ाई जा सकती है? देखिए, एक ऐसी चीज है जिसको आप बोलते हैं ना, एक नेचुरल इम्यूनिटी। जी। सिंस मैं जैसे अभी साइंटिस्ट की तरह मैं एक जनरल पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि इम्यून सिस्टम है, दो तरह का होता है, एक नेचुरल है, एक एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड जैसे वैक्सीनेशन, आप वैक्सीनेशन जिस दिन बन जाएगा, देखिए एक बहुत बड़ा आदमी था जिसने वैक्सीन, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये जो आदमी था हिलमैन करके था, इसने पहली बार बताया था कि 3 वैक्सीन को कंबाइन किया जा सकता है, मम्स, मीजल्स एंड MMR जो वैक्सीन कहलाती है। तो वैक्सीन का इतिहास बहुत पुराना है, वैक्सीन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो सकती है, और जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो वास्तव में हमें ईश्वर ने दी है, उस इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले एक अच्छी लाइफ स्टाइल से। अच्छी लाइफ स्टाइल क्या है कि सबको मालूम है, हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, हमको बहुत एक एडिक्वेट स्लीप 8 घंटे की होना चाहिए, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, यदि हमें कोई और चीजें हैं। बेसिकली एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत चीजों से बना है, ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं बता रहा हूं मैं। जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, उसमें आपके जैसे नेजल म्यूकोसा है, आपका गले का म्यूकस है जी, आपका ये सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए यदि आप सही में डेली एक्सरसाइज करते हैं ½ एन आवर, यदि आप 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं, यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप यदि योगा करते हैं, और शायद गर्म पानी जैसा कि आयुष कहते हैं, जी सर, आई थिंक we'll focus on अच्छा डेवलप हो सकता है। Absolutely, all of those points are crucial. We have the first caller joining us today from Delhi. Tareef is joining us. Welcome to the program. आपका सवाल? हाँ जी, मैं दिल्ली से तारिफ बोल रहा हूँ। मुझे क्या पूछना था कि मेरे पापा को 5 दिन पहले कोविड पॉजिटिव हुआ था, टेस्ट आया था, और मेरे चाचू को भी अराउंड द सेम टाइम आया था। तो उन दोनों को जो दवाइयाँ पॉलीक्लिनिक और डिस्पेंसरी में बोली गई थी, वो सब दवाइयाँ वो ले रहे थे। तो मेरे चाचू तो बहुत बेटर हो गए, पर मेरे पापा का फीवर नहीं उतर रहा है। तो फीवर ना उतरने की वजह से तो मेरे को जितने भी प्री कोविड पेशेंट्स थे जो रिकवर हो चुके हैं, उन लोगों ने बोला था कि अगर फीवर 101 तक जाए या ऑक्सीमीटर की रीडिंग 91 से कम जाए, तो आपको मतलब इट्स स्टेट ऑफ वरी कि आपको हॉस्पिटल वगैरह के लिए सोचना चाहिए था। तो ऑक्सीमीटर की रीडिंग हैज बीन 96 तब से, और वो मतलब कंटिन्यूसली 95-96 ही है, तो वो चीज तो सही हुई है। बट फीवर जो है कल रात को 101 तक चला गया था। तो अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं मेडिकेशन चेंज करूं, वीडियो कंसल्टेशन करने वाला था आज मैं डॉक्टर से। तो मेरा सवाल ये है कि ये फीवर को कैसे नीचे लाया जाए। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, इफ यूड लाइक टू टेक दैट क्वेश्चन सर। एक बार सवाल इनका दोहराएंगे एक बार। तारिश, अगर आप हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, स्पेशली जो फिगर्स आपने बताई ऑक्सीमीटर और बुखार की, एक बार दोबारा अगर आप रिपीट कर पाएं हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए। हाँ जी, जो ऑक्सीमीटर की रीडिंग है लास्ट 3-4 दिन से 95-96 है, बीच में 97 भी गई थी, और इससे कम नहीं हुई है। बट फीवर 2 दिन पहले था 99, फिर 1 दिन पहले 100, और अब कल रात को 101.4 हो गया था। और चलिए मैं एक जनरल राय देता हूं सबके लिए, क्योंकि इंडिविजुअल केस तो टेली कंसल्टेशन में भी हो जाएगा। जो ये कह रहे हैं, तो आमतौर पे बुखार जो है 4-5 दिन में उतर जाता है इसमें, लेकिन देखा जा रहा है कि कई लोगों को बुखार जो है 10-12 दिन तक भी चल रहा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा अलग तरीके का वायरस का इन्फेक्शन है, तो बुखार लंबा रह सकता है। अगर पैरास्टामोल से नहीं उतर रहा है, तो और जैसे आइबुप्रोफेन की गोली है या और दवाएं आती हैं, वो भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई प्लेटलेट्स वाला खतरा नहीं है जो डेंगू वाला है कि आपको सिर्फ पैरास्टामोल ही लेना है। तो पहली चीज ये कि बुखार उतारे, उससे जो मरीज को दिक्कत होती है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज, जो सैचुरेशन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोब से हम लोग कोई भी मरीज हो कोविड का या नहीं भी अगर पता है कोविड का, तो पल्स ऑक्सीमेट्री से जरूर देखें। अगर सैचुरेशन आपकी 95% से कम है, तो जरूर आपको अस्पताल में होना चाहिए, घर पे रहने का कोई मतलब नहीं। अगर 95% से ज्यादा आपकी चल रही है ऑक्सीजन, तो बहुत अच्छी बात है,
अगर आपको कोविड नहीं है तो भी वो नॉर्मल है, अगर कोविड है और फिर भी 95% से ऊपर है, जब तक है तब तक आप बेफिक्र रह सकते हैं, आप होम आइसोलेशन के लिए रह सकते हैं। अगर आपको कोविड हो चुका है और आप उसके बाद भी 95% नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो कई सरकारों ने कहा है कि डोमिसिलरी ऑक्सीजन या घर पे भी ऑक्सीजन की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो अगर 95% से आपका सैचुरेशन कम रह रहा है कोविड से आपको ठीक होने के बाद भी, तो आपको घर पे ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रख करके उससे लगाएं। तो इंश्योर है कि 95% से ज्यादा है। कई मरीजों को हमें देने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। कई मरीज जो है वो 2-4 हफ्ते में उसके बाद ठीक भी हो जाते हैं। हर मरीज को अपना समय लगता है, किसी को महीना 2 महीना लग सकता है, किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम। जी बिल्कुल, इनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अजय हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। एक टेली कंसल्टेशन की बात आपने करी थी डॉक्टर प्रकाश, वो भी पेशेंट्स इमीडिएटली कर सकते हैं, उसमें तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता, टेली कंसल्टेशन। बिल्कुल, अजय हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, जो बहुत काम करेगा। हाँ, अजय से बात करें। बिल्कुल अजय, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, एक्चुअली मेरे को क्या है, मैंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया था, मेरा नेगेटिव आया था, लेकिन मुझे टेस्ट में फाइंडिंग कोविड पॉजिटिव आई थी, तो मैंने ट्रीटमेंट लिया वायरल। अब मैं जानना चाह रहा हूँ मैं कि मेरे को ट्रीटमेंट लेते हुए 10 दिन के आसपास हो गया है, तो मेरी मतलब 13 डेज हो गए। मेरी फैमिली उससे मतलब मैं आपको आइसोलेशन खत्म कर सकता हूँ कि कितने दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा? जी डॉक्टर चतुर्वेदी, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए ये टेस्ट के बारे में बहुत ही जरूरी है कि 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसको हम लोग जानते हैं क्योंकि इतने दिनों से बात हो रही है, उसको पीसीआर टेस्ट बोलते हैं। एक रैट कहलाता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। नाउ रैपिड एंटीजन टेस्ट इसलिए कि एंटीजन वायरस एक एंटीजन है, आपके थ्रोट में एंटीजन बैठा हुआ है, आपने टेस्ट किया और इमीडिएटली टेस्ट रिजल्ट अवेलेबल है। अब आपने शायद, जैसा मैंने सुना है, आपने बोला कि आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव होता है या देखिए रैपिड एंटीजन टेस्ट यदि पॉजिटिव है तो हमें किसी भी तरह का उसको रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। बट यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव होता है तो यदि और सिम्टम्स भी हैं आपको, तो हम लोग कहते हैं कि फिर इसका पीसीआर टेस्ट कराया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आज भी पीसीआर टेस्ट है। यदि आप 100% कंफर्म होना चाहते हैं तो पीसीआर टेस्ट है। चूंकि पीसीआर टेस्ट में टाइम लगता है, महंगा है, इसीलिए जो एक सोशल सिस्टम में एक कम्युनिटी के लिए जो टेस्ट बनाया गया है वो एंटीजन टेस्ट है। यदि आपका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था और आपको सिम्टम्स थे तो आपको पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए था कायदे से। वो सेकंड पार्ट में आपका पूरा नहीं सुन पाया, शायद आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, तो उसके गाइडलाइंस बड़े क्लियर हैं कि यदि आपको पॉजिटिव है, यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो 15 दिन के लिए हम क्वारंटीन कहते हैं पेशेंट को। यदि आपको सिम्टम्स नहीं है तो होम आइसोलेशन में आप आराम से रह सकते हैं। हर आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल में यदि एडमिट होता है आदमी, कब एडमिट होता है? जब उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे या फिर कोई और डॉक्टर आपका एज ए फिजिशियन इफ ही फील्स दैट उस आपके लिए एडमिशन की जरूरत है। तो ये मैं समझ पाया। शायद आपने आइसोलेशन के बारे में कुछ पूछा था कि क्या मैं, शायद आप ये भी पूछना चाहते हैं क्या मैं टेस्ट दोबारा रिपीट करूं? दोबारा टेस्ट रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। जी, तो अजय को अपना जवाब मिल गया होगा और लगातार इससे संबंधित जानकारी जो है वो हम इसमें दे रहे हैं और अपने दर्शक जो हैं वो अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमें फ़ोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक से जो है शुभेंदु, काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सवाल लेना चाहेंगे दर्शक? Absolutely, and Dr. Praveer Agarwal, one of the common questions that came to us in the lockdown phase, people had to stay inside of their homes, and now that so many phases of unlock has happened, people are going out. People also want to get back to their normal routine, whether it's morning walk or a little more rigorous exercise perhaps. How important is that, going back to the normal routine, sir, and also with what precautions, particularly physical exercises for the heart and others? See, the same protocol that they were following before, the only difference is now they should be wearing a mask. And one should avoid going to the areas which is crowded, like going to the hospital is not very good idea, because the gym is a closed environment and it's a closed AC there. If somebody is having a virus there and it can spread to anybody.
He's touching all the instruments and he's breathing harsh there. So still gyms are open, but you see hardly any attendances at the gyms. So doing exercise at open is fine because there you get the fresh air also. And even in that, you should try to go early in the morning when the less people are around. And precautions are all necessary. You are wearing the mask and doing exercise, not a problem at all. People feel suffocated that you see they can't breathe when the mask is on. But just in the I would say in the mind, if you just keep doing exercise regularly with the mask, it doesn't bother you anymore. Like now the people have realized that the mask is, I think, a part of their dress, and I think this should not be a problem. And putting on the mask and raising oxygen, it doesn't drop at all. You can raise it yourself, put a 95 or put 2-3 masks on again, and then check your oxygen is fine. So it's just only the mental game that if you're putting on a mask that you can't do exercise, they can do all the exercises with mask on. And they can come to their routine also, as you were asking. And there's no change in the protocols, but the distancing, social distancing and mask and sanitization of hands is very, very important and they have to follow. बिल्कुल लगातार इन गाइडलाइंस की जानकारी भी दी जाती है, तो ये रखना ध्यान बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से मास्क पहने और किस तरह से अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज करते रहें, किस तरह से एक फिजिकल दूरी जो है वो बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है। हरि कृष्ण हमारे साथ केरला से इस टाइम जुड़े हुए हैं। जी हरि कृष्ण जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं हृदय हरिकृष्ण बोल रहा हूँ जी। मैम मेरा सवाल ये है कि जो कोविड टेस्ट हमको कब कब करवाना चाहिए, पहले एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल है कि मैम माइल्ड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जी डॉक्टर प्रवीर, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि कोविड सिम्टम्स का टेस्ट कब कराएं और माइल्ड सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? इससे संबंधित भी बड़ा भ्रम जो है वो आमजन में रहता है। डॉक्टर प्रवीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? कॉमन सिम्टम्स है माइल्ड वाले, कहते हैं जो फ्लू लाइक सिम्टम्स। या Can you hear me? जी जी। Can you hear me, ma'am? It's better Hello? now, sir. Yes, please go on. Hello? जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं सर। Hello? सर हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बता सकते हैं। Yes, you see, common symptoms are the flu-like symptoms. Somebody is having like congestion in the throat or fever, and the fever usually comes with some like chills and rigors. And any kind of fever right now, or कोई भी URI symptoms होते हैं, upper respiratory infections होते हैं, कुछ symptoms होते हैं, तो उसमें आप उसको रूल आउट करने के लिए कहने का कोरोना का डाउट आएगा ही आएगा। सीइंग द सिनेरियो चारों तरफ फैल रहा है, हर जगह हो रहा है, तो ये कह देना कि सब ये मेरा बुखार वायरल है, कोई दूसरा वायरस है, कोरोना नहीं, गलत होगा जब तक कि टेस्टिंग ना किया जाए। तो कोई भी सिम्टम होते हैं, इसका मेन सिम्टम है कि लाइक बुखार आ गया, कोई लाइक थ्रोट में इरिटेशन है, कुछ लोगों को टेस्ट चेंज हो जाता है कि सब मुझे स्मेल नहीं आ रही है, आजकल खाने में बिल्कुल टेस्ट ही नहीं है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। लाइक एन एक्सट्रीम फटीग, जैसे कि फीवर तो पहले भी आता था, इस बार कुछ फटीग ज्यादा ही है। थिंक इट ओवर विद कोरोना, नथिंग एल्स, राइट? एंड द कोरोना टेस्टिंग शुड बी डन इफ द सिम्टम्स आर देयर immediately, but one should not delay it, because then you can have like guidelines from the your physician that seeing the severity he will tell you what to stay at home or come to the hospital, but that testing should be done as soon as symptoms are there. जी हरिकृष्ण जी को अपना जवाब मिल गया होगा। और लगातार फेसबुक से भी हमारे साथ दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं। सुनील कुमार हैं फेसबुक लाइव से हमारे साथ जुड़े हैं और वो पूछ रहे हैं कि उनके लंग से ब्लड आता है जो कि पोस्ट टीबी सीक्वल है, और उनको कहना है कि क्या कोरोना मेरे लिए सीवियर हो सकता है और क्या ये पोस्ट टीबी सीक्वल प्रोग्रेसिव डिजीज है, और क्या ये इसमें क्या ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की सावधानी ये बरतें और किस तरह से, क्योंकि कोमॉर्बिडिटी का बताते हैं कि उसमें थोड़ा सा सीवियर हो जाता है और उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जो मुझे समझ आ रहा है ये उसी से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, आप इन्हें कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है और इनका जो कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है। ऐसा है, फेफड़े की दिक्कत जिसको भी है और खासतौर से टीबी से कई बार जो है फेफड़े में काफी नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस भी हो जाती है, कुछ ये जैसे कह रहे हैं कभी कभार खून भी आ सकता है। तो वो एक जरूरी चीज है। हालांकि मैं इनको राय दूंगा कि एक बार, हालांकि उन्होंने दिखाया होगा डॉक्टर साहब को, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर साहब को दिखाइए। अगर कोई एक हिस्सा ही होता है जहां से खून आ रहा होता है तो उसका एक ऑपरेशन या छोटा सा कोई प्रोसीजर करके उसको निकाला जा सकता है, जिससे परमानेंट इलाज भी हो सकता है। तो अगर वो स्थिति है तो एक बार जाकर के जरूर जो है चेस्ट फिजिशियन को जरूर दिखाएं।
और वो जो है उसमें एक सर्जन जो है कर सकता है वो काम कि इनको हमेशा के लिए वो तब्दीली इसमें ऐसी हो जाए कि इनको कब आगे ध्यान ना रखने की जरूरत पड़े। लेकिन हाँ, फिर भी जिन लोगों को फेफड़े की दिक्कत है, जो कोमॉर्बिडिटीज की बात आपने कही, जिनको दमे के मरीज ऑर्डिनरली जो है उनको दिक्कत नहीं होती है ऐसी, लेकिन हाँ अगर अनकंट्रोल्ड है या सीवियर एस्थमा है तो उन पेशेंट्स को भी रिस्क है। जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट बीड़ी धूम्रपान ज्यादा करते हैं, हुक्का जो भी है, तो उससे भी जो है कोमॉर्बिडिटी ज्यादा रहती हैं। पुरानी बीमारी जैसे टीबी है या फेफड़े की और अन्य बीमारियां पुरानी अगर चल रही हैं तो उनसे बीमारी के लक्षण जो है कोविड से खतरा ज्यादा रहता है। कोविड इन लोगों में दिक्कत ज्यादा हो सकती है, इसीलिए हालांकि मैं कह रहा हूं कि 80 से 85% लोग जो है वो ठीक ही रहते हैं, उन्हें माइल्ड इलनेस होती है जैसा डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने बताया अभी। लेकिन ये है फिर भी बचाव ही हमारा धर्म है और बचना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम मास्क का, सैनिटाइजर्स का और अपने हाथ धोते रहें और दूरी बना करके रखें जिससे कि बीमारी नहीं हो। अगर हो तो फिर से मैं दोहराऊंगा कि सैचुरेशन अपना जरूर मॉनिटर करें, और अगर सांस फूलता हुआ लगता है, खास तौर से ऐसे लोगों जिनको फेफड़े की दिक्कत रह चुकी है या दिल की बीमारी रह चुकी है या शुगर के मरीज हैं, उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। इनमें से कोई भी लक्षण होता है, सांस फूलने लगे या सैचुरेशन आपका 95% से कम जाए, तो जरूर आप जाकर के भर्ती होइए और डॉक्टर साहब को दिखाइए। Right, and as we move forward, just a gentle reminder to all our viewers, you're watching this program live. Our phone number is 011-233-87031. It's right in the front on the screen. And also on Facebook, you can post your question. Dr. Ved Chaturvedi, an interesting question has come on Facebook. It has a both medical and a social angle. Usha Malhotra writes, when we go out to see poor people toiling for their livelihood, being poor, they're not able to meet their basic needs. Sometimes basic precautions that many of us are able to take vis-a-vis mask, social distancing, they're not able to take. However, we need to engage with them, whether they work for us or whether we hire their services. What precautions can we take, especially people who are living in jhuggies and they come to work for us or we go out and help them? What precautions can they take? What precautions can we take when we engage with them? It's a very, very relevant question, and it not faces. Now we are facing it daily, every day. चाहे वो हम लोग हैं जी, चाहे वो मेरे घर में मेरा एक पहले हमने 2-3 महीने किसी मेड सर्वेंट को अलाउड नहीं किया, अब अलाउड करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे दिल में आते रहते हैं कि हम इनको क्या बोलें, क्या नहीं बोलें। तो ये बात जरूर है कि पहले मैं सब लोगों को ये जरूर बताना चाहता हूं, यदि आप जितना चिंता आप अपने मास्क की करते हैं उतना ही उस चिंता उसके मास्क की करें। देखिए, मैं हॉस्पिटल में जाता हूं, मेरा जो सबऑर्डिनेट काम करता है, मैं पहले उसके मास्क का अरेंजमेंट करता हूं, नहीं तो वो क्या करेगा, पैसे बचाने के लिए उसी मास्क को बार बार धोता रहेगा। और सबको मालूम है कि हाँ, कॉटन के मास्क तो फिर भी धो के पहने जा सकते हैं, बट कई तरह के मास्क लोग पहने रहते हैं, वो हॉस्पिटल से लेते हैं या कोई ग्रे मार्केट से लेते हैं। तो पहले मैं हमेशा ये बोला करता हूं कि जो एम्प्लॉयर है, यदि मेरी मेड है तो मुझे उसको मास्क प्रोवाइड करना चाहिए, दैट विल प्रोटेक्ट यू, नॉट ओनली हर। तो ये बहुत, क्या आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। तो एक तो पहली चीज है कि मास्क आप प्रोवाइड करें, जैसा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम सवाल है ये। तो क्या होता है, बेचारा वो एक मास्क लेके घूमता रहता है, और यदि आप इसको इंश्योर करेंगे, दैट इज नंबर 1। दूसरा ये याद रखिए कि आज भी चूंकि ये पेंडेमिक करीब 5-6 महीने पुराना हो गया है, तो एक चीज हमने जरूर सीखा है कि ये बहुत इससे नहीं फैल रहा है कि उसने मेरे बर्तन छू लिए या उसने कागज छू लिया या उसने इस कमरे में चले गया। बेसिकली ये जब भी फैलेगा तो 2 जगह से जरूर फैलेगा, दैट इज माउथ एंड नोज। यदि हम किसी तरह इन दोनों के एटिकेट्स का, जैसे मेरे घर में मेड आती है तो मैं क्या करता हूं, पहले तो उसको मास्क देता हूं, दूसरा जिस कमरे में वो काम करती है मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूं। ये छोटी छोटी जो एक जो कॉमन सेंस की चीजें हैं वो। दूसरा है कि एक बेचारी वो भी है कि वो बात करना चाहती है, क्योंकि उसको भी बहुत लोगों से बहुत दिनों से बात नहीं की है मालिक साहब से, तो मैं उसको हमेशा बताता हूं कि हम लोग तुमको बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो बात करने के तौर तरीके हैं वो बदल गए हैं। यदि हम फेस टू फेस ज्यादा बात करेंगे तो बीमारी को फैलने का ज्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए यदि बात करना भी है तो यदि वो उस तरफ फेस करके करें और हम लोग इस तरफ फेस करके करें तो हो सकता है। इवन हॉस्पिटल में भी हम मरीजों को हमें बार बार बताना पड़ता है। यदि मैं हॉस्पिटल में जाता हूं तो पीपी वगैरह तो हम लोग पहनते ही हैं,
एक बीच में स्क्रीन भी लगाते हैं। बट जनरली याद रखिए, कोई भी व्यक्ति आपसे जब बात करना चाहता है, चाहे आपका झुग्गी झोपड़ी वाला हो, चाहे आपका स्कूटर सुधारने वाला हो, या आप पेट्रोल भरने जाते हैं तो पेट्रोल वाला है, आप शुरू से लेके आखिर तक सोचिए। जब आप सुबह सुबह निकलते हैं तो पेट्रोल भराने जाते हैं तो पेट्रोल वाला भी आपसे बात करना चाहता है, वो भी उसका भी। तो वो चीजें हमें ध्यान रखना है कि वो 2 गज की दूरी रहे, बार बार बताना है। एक ऐसे, जैसे मैं हमेशा बोला करता हूं कि आर्मी में हमेशा कहा जाता है, रोको और टोको। बार बार आप टोकने की लगेंगे तभी लोग इसको मानेंगे। जब आप बार बार बोलेंगे 2 गज की दूरी बनाइए, मास्क आपने अच्छा लगा रखा है, मास्क आपका करेक्ट है कि नहीं, ये सब चीजें वही चीजें जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं। बट इसको बार बार बोलना भी बहुत ही जरूरी है, स्पेशली जब से हम लोगों ने मेड सर्वेंट्स वगैरह को घर में अलाउ किया है। आदत में शुमार करना चाहिए और इसको एक आदत बनाना चाहिए। और इसी से संबंधित एक सवाल है, सरोजा कुमार साहू हैं, वो कहते हैं कि वी आर वर्किंग इन अ इंडस्ट्री वेयर क्लोजनेस बिलो 1 मीटर इज occurring in some occasions. How to avoid this? How to avoid infection? तो ये भी एक दूरी से संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के कार्य व्यवहार में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी जगह कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उतनी दूरी मेंटेन नहीं की जा सकती है। तो जिस तरह से डॉक्टर चतुर्वेदी ने पोस्चर के बारे में बताया है या जेस्चर के बारे में बताया है, आप बात कैसे करें, थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह ऑफिस में इन सब चीजों को नहीं भी किया जा सकता है। तो किस तरह की सावधानी लेनी चाहिए? ले लेते हैं। नवनीत जलंधर से फोन लाइन पे है। नवनीत, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी नवनीत जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरा सवाल है कि मेरे हस्बैंड को बुखार था। नवनीत, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिएगा और टेलीविजन का वॉल्यूम कम करके अपनी बात पूछिएगा। हाँ जी, मेरा सवाल है, मेरे हस्बैंड को बुखार था और डॉक्टर साहब ने कोविड बोला था, उनका टेस्ट नेगेटिव है और आया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या रीजन है? डॉक्टर साहब बहुत कॉन्फिडेंटली थी कि कोविड पॉजिटिव और पॉजिटिव नहीं आया, पर फिर भी लंग्स में इंफेक्शन आया। ओके, बुखार है, कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है और लंग इन्फेक्शन क्यों हुआ है, आप इसके बारे में प्रिकॉशंस के बारे में पूछना चाहते हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, अभी तो मॉनसून चल रहा है और बहुत सारी बीमारियां और भी हो सकती हैं, तो इसमें मैं 2 चीजें कहूंगा। पहली चीज, जब महामारी चल रही है तो कोई भी बुखार है तो जब तक कि ये ना लगे कि कोविड नहीं है, हमें कोविड ही समझना चाहिए। दूसरी चीज कहूंगा, अभी बहुत सारी बीमारियां हैं, मलेरिया है, ये सब बीमारियां भी चल रही हैं और अच्छे से कई मरीज हम लोग देख रहे हैं इसके। तो अगर कोविड नेगेटिव है तो जो बीमारी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, एक बार दिखा करके उसका इलाज जरूर कराइए। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूंगा कोविड के प्रिकॉशन जरूर लीजिए। कोई भी 100% टेस्ट आपको नहीं बता सकता कि हाँ ये कोविड है। अगर बहुत जरूरी होता है तो हम लोग कई बार दोबारा से भी जांच कराते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको कोविड के प्रिकॉशन तो लेने ही चाहिए, अगर आपको कोई और बीमारी लग रही है तो भी। तो मैं ये जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखिए, डॉक्टर साहब को जरूर दिखाइए दोबारा से जान करके, जिससे कि जो जांचें हैं वो करा लीजिए, क्योंकि अगर चेस्ट में इन्फेक्शन है तो जांच कराना जरूरी है। और अगर फिर भी डॉक्टर साहब अगर राय दे रहे हैं कि कोविड के प्रिकॉशंस लीजिए, तो मैं कहूंगा आज की तारीख में तो हर सभ्य पुरुष और महिला को लेना चाहिए कोविड के प्रिकॉशन। बिल्कुल डॉक्टर प्रकाश, इसी से संबंधित एक सवाल और पूछना चाहेंगे, क्योंकि बुखार से संबंधित बहुत ज्यादा जो है सवाल और क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। और एक दर्शक ने ये पूछा है कि अगर खाली बुखार ही है और लंबे समय से बुखार आ रहा है, कोई और सिम्टम नहीं है, तो उसको क्या समझना चाहिए और कितने दिन बाद कोविड के टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए? एक और दर्शक का सवाल मैं बताना चाहूंगी। उन्होंने सवाल किया है कि ट्यूसडे को उनको कोविड पॉजिटिव की उनकी रिपोर्ट आई, बुखार अभी तक उनका नहीं उतरा है, लेकिन उनको खांसी है और वो इस चीज से घबराए हुए हैं, तो उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, आपके सवाल बहुत ही सही हैं, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। मैं एक चीज फिर से दोहराऊंगा कि अगर आपको सिर्फ बुखार है और आपको उससे दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप माइल्ड केस की डेफिनेशन में ही आते हैं, जो आमतौर पर 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। जो इन्फेक्टिविटी पीरियड है वो सबसे जी ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद भी मास्क लगा करके रहें, जिससे कि आपसे अगर कुछ भी शंका है या कोई भी जी चीज है, अगर बुखार आपको परसिस्ट कर रहा है, हफ्ता 10 दिन चल रहा है, तो जरूर जांच कराएं।
वो कोविड भी हो सकता है लेकिन और बीमारियां भी हो सकता है। खासतौर से मलेरिया टाइफाइड का बुखार आपको आमतौर पे तीसरे चौथे दिन ही आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर कर देगा। ये कोविड का बुखार या बाकी जो इलनेसेस हैं वो है, टीबी है, उनमें हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन आप आराम से बुखार झेलते रहें और घर पे रहें, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हो। लेकिन यह है कि हफ्ते भर में अगर बुखार उतर जाता है तो चांसेस है कि कोविड का ही बुखार है। और जैसे कि अगर लग रहा है कि आपको जैसे मंगलवार से शंका है आपको कि बुखार चल रहा है और कोविड ना हो, तो फिर से मैं कहूंगा आसपास अब कई लोग हैं जिनका कोविड से इलाज हो चुका है और जिनके पास पल्स ऑक्सीमीटर जो है फालतू पड़ा होगा। अपना सैचुरेशन जरूर चेक करें। अगर सैचुरेशन 95% के ऊपर है तो आप फिर भी सेफ हैं। अगर वो कम आता है तो जरूर अस्पताल जाके भर्ती। तो डॉक्टर प्रकाश, डिवाइसेस क्या रखनी चाहिए? ऑक्सीमीटर जो होता है छोटा सा, काफी लोगों को पता नहीं होगा, थर्मोमीटर तक तो पता है लेकिन ऑक्सीमीटर हो गया, आजकल घड़ियों में भी पल्स नापने की सुविधा होती है कुछ स्मार्ट वॉचेस में, तो क्या ये सब अब कॉमन डिवाइसेस हैं, आप कहेंगे कि जो अफोर्ड कर सके उनको रखना चाहिए अपने पास? देखिए, जिसको बुखार है और घर पे है, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको जरूर रखना चाहिए अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर। वो एक बहुत जरूरी चीज है। और आज की तारीख में तो कई सरकारें जो है, राज्य सरकारें दे रही हैं घर में रखने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर। जिसको भी बुखार है घर जाकर के दिया जा रहा है वो मॉनिटरिंग के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कई लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं, और अगर वो ठीक हो चुके हैं तो उनका पल्स ऑक्सीमीटर आप ले सकते हैं। जैसे थर्मोमीटर होता है वैसे ही एक छोटी सी डिब्बी होती है बिल्कुल, जिसमें कि आप अपनी उंगली रखते हैं तो उससे जो है सैचुरेशन पता चल जाता है। उसमें 2 चीजें बताता है, एक पल्स बताता है और एक सैचुरेशन बताता है ऑक्सीजन की। तो पल्स भी आपकी 100 के अंदर अंदर होनी चाहिए और सैचुरेशन भी जो है आपका 95 के ऊपर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और लगातार जो सवाल आ रहे हैं वो इसी से संबंधित आ रहे हैं कि बुखार लंबे समय तक चल रहा है या बुखार नहीं उतर पा रहा है। इससे पहले भी एक सवाल एक दर्शक का फेसबुक पर आया था जिन्होंने कहा था, जिस तरह से डॉक्टर चतुर्वेदी बता रहे थे कि एक फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है बनाए रखनी चाहिए और जब बात करते वक्त आप मुंह दूसरी तरफ करके बात कर सकते हैं। लेकिन कई बार जब हम काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जैसे वो फैक्ट्री में बता रहे हैं कि कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है कि वो उतना डिस्टेंस बना के नहीं रख सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? डॉक्टर चतुर्वेदी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ये लोग कर सकते हैं? देखिए क्या किया जा सकता है। जैसे एक दर्शक ने बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा, जैसे हम डॉक्टर्स भी पूछ सकते हैं कि भाई मुझे पेशेंट को एग्जामिन करना है तो मैं तो 2 गज की दूरी से तो एग्जामिन नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्रीन बनाई है हमने, जो कि हेलमेट है, हेलमेट के सामने एक स्क्रीन है। तो कई और चीजें की जा सकती हैं। जैसे आप यदि किसी ऐसे जॉब में हैं जहां की आपको बहुत पेशेंट के पास में ही जाना पड़ेगा या फिर आपको 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं कर सकते हैं आप, तो एक मास्क होना चाहिए, एक स्क्रीन होना चाहिए, एक गॉगल्स होने चाहिए, वो वाले गॉगल्स। क्योंकि पूर्णतः साइंस का सिद्धांत यह है कि जो 2 गज की दूरी का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 गज दूरी से नापना है। जनरली एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस यदि 2 गज रखा जाए तो वो तो आइडियल है, बट हमेशा आइडियल चीज नहीं की जा सकती। जब आइडियल चीज नहीं की जा सकती तो उसके लिए कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा कि यदि आपका डिस्टेंस बहुत कम है तो आप जो टॉकिंग एटिकेट जिसे बोलते हैं कि मुंह के, जैसे हम लोग कहते थे ना कि हम लोग बात करेंगे तो आंख में आंख डाल के बात करेंगे। अब नया न्यू नॉर्म्स क्या है कि आंख में आंख डाल के बात ना करें, थोड़ा सा एक साइड में होके बात करें। आप चाहें तो एक शील्ड लगा सकते हैं, हेलमेट आता है। यदि आप ऐसे वर्किंग एटमॉस्फेयर में जहां आपको रोज ही काम करना है, बिल्कुल बगल में आपके एक संगी साथी बैठा हुआ है, तो एक शील्ड लगा सकते हैं और आप एक गॉगल्स लगा सकते हैं। और बार बार ये सब चीजें लिखी जा सकती है वहां कि ये टॉकिंग एटिकेट्स के बारे में स्पेशली, बिकॉज मैं सोचता हूं कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शायद खांसने से ये वायरस फैलता है, खांसने और बोलने से। इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जब हम बोलते हैं तब भी वायरस का स्प्रेड होता है। तो हमें कहीं ना कहीं बोलने के ऊपर बार बार ये चीज हम लोग बताते नहीं हैं, बट इसको मीडिया के द्वारा हम जरूर बताना चाहते हैं कि जो टॉकिंग एटिकेट्स हैं, जो बातचीत करने के तरीके हैं, बातचीत करने का लहजा है, वो जरूर हमारा चेंज होना चाहिए। जी जी। डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल, वी गेट होस्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच बेसिकली सेंटर अराउंड द क्वेश्चन वैक्सीन कब आएगा, व्हेन विल द वैक्सीन कम।
We do not have the answer to that question, except that we know a lot of progress is being made across the world, in the country as well. One news that came in was about the Oxford University vaccine, which is one of the leading vaccine candidates. The trial was stopped a few days earlier. Now the latest is that the trial has begun again. As a medical expert, how are you observing such development? Is this a normal course of thing during a vaccine trial, that sometimes there are disappointing updates that come, sometimes there are positive updates? How can people look forward to a vaccine? I mean, we're not talking about a date, but this course of vaccine development, how do you see it? You see, this is a normal course which is going on for development of vaccine. And at least the date, nobody can tell you right now. Maybe we are expecting the earliest to be the first quarter of the next year, if earliest possible vaccine. You must have heard news about the vaccine in Russia they've developed, and they few of them got the vaccination also done. That vaccine is giving some immunity, but they have according to the norms, they have omitted quite a few protocols. So that's why it's not accepted all over the world. Even the WHO is not recommending that vaccine should be taken up like that. So the trials are on, and with the progress is pretty satisfactory, they would say. But still, we are far away from getting any idea that when we'll get the vaccine. But the vaccine, the old question is whether will the vaccine be very effective, let me tell you. Because we have heard about the changing strains. If the strains are changing, we are not sure that even if the vaccine is there, how protective that vaccine will be. You must have heard that people who have recovered out of this COVID, people say that this immunity will last only for 3 months. Why? Right. If the strain is same, the immunity should be lifelong. And you must have heard that the immunity, it depends on the levels of IgG, and IgG is very different. Like in the people, the IgG levels are very, very low, though they have IgG. It means their immunity is not very good, and they may interact with another strain of the same virus in the later part. And they say that 3 months is a period that people may be immune. And the time will tell only that after 3 months, what will happen to these antibodies, whether they go up or they go down. Nobody is sure right now. WHO is not sure that how to recommend that how safe we are. Right now they say that if you have got infection, 3 months are fine. You will not get any for 3 months. But what happens after 3 months, nobody is sure. That's what is about vaccine also. You see, the vaccine is just the same thing, replica of same thing. If we say that the infection is giving immunity for 3 months, how can we be very sure that vaccine is going to give you immunity for life? Right. Right now, in a dilemma, nobody is sure that what will happen. But certainly, the things are positive in a one way, that if you're getting infection once, it's very rare to get the infection twice. Right. Dr. Anupam Prakash, many of us may have taken vaccines, but in a lifetime, one may not have seen the development of a vaccine, especially with such desperation. But just to simplify it, what are we expecting from a vaccine as and when it's ready? Does it cure? Does it prevent? How crucial will it, as and when it's developed, what will it do to a pandemic? देखिए, सवाल जो है आपने गलत प्लेटफॉर्म पे पूछा है। एनी हाउ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा है, अगर आप असल में वैक्सीन पे जाइए तो लोग ये मानते हैं, जो मान्यता हम लोगों में है वो ये है, मतलब मरीजों में, जनसाधारण में, डॉक्टरों की नहीं बात कर रहा, जनसाधारण में ये है कि आज अगर मुझे टीका लग गया तो अब मैं इस बीमारी से बच गया। लेकिन ये एक बहुत ही गलत धारणा है। कोई भी वैक्सीन 100% काम नहीं करती है। हम लोगों का जो एफिकेसी जो देखते हैं, इसकी कितनी जो है हमारे असरदार रहेगी वैक्सीन, तो अगर आपको एक टीका लगता है वो कितने प्रतिशत आपको इन्फेक्शन रोकता है, ये हम लोग देखते हैं। तो हो सकता है अगर कोई वैक्सीन 60% एफिकेसी रखती है, तो हो सकता है वो 60%, मतलब आप 100 लोगों को करेंगे तो 60 लोग बचेंगे। और उसमें भी देखते हैं हम लोग कि कितने अटैक फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार इन्फेक्शन होगा तो उनमें से कितने बचा पाएंगे। तो मान लीजिए 50 से अगर किसी को इन्फेक्शन होते हैं तो उनमें से हो सकता है 45 बार वो अच्छे से बचता है और 5 बार फिर भी रह जाए। तो इसीलिए कई वैक्सीन की डोजेज 1 नहीं 2, 3 लगानी पड़ती हैं, उससे एफिकेसी बढ़ जाती है, अपने शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। तो ये मानना कि अगर हमने 1 डोज लगा ली है या कोई वैक्सीन आ जाएगी तो वो हमारी तारणहार है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल संभव नहीं है।
सावधानी वैक्सीन इस को हमें वक्त देखना सबसे पड़ेगा। बड़ी वैक्सीन है डॉक्टर प्रकाश, जो निकल कर आ रहा है। एक और सवाल हम आप ही से करना चाहेंगे। हमारे साथ पुष्पक लाला ने ये सवाल पूछा है। उनका कहना है, काफी लंबा उनका सवाल है, लेकिन उसमें से जो निकल कर आ रहा है वो ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कई बार हॉस्पिटल्स जो हैं वो दूर होते हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होती है, अचानक इमरजेंसी अगर आ जाती है या सडनली किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तो कोविड के काल में घर में ऐसी कौन सी दवाइयां या ऐसे कौन सी डिवाइसेस रखें कि इमरजेंसी में एकदम सहायता मिल पाए या इलाज दे पाए घर वाले भी? कोविड के काल में या कोविड के काल से पहले भी घर में एक फर्स्ट एड का डब्बा हमेशा रहना चाहिए। और ये एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि हम लोगों को शायद हम लोग समय के साथ साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना छूट गया है। वो बहुत जरूरी है कि हम लोग एक फर्स्ट एड बॉक्स रखें, जिससे कि कोई भी प्राथमिक हमें जो उपचार चाहिए उसके लिए हम रख सकें। तो उसमें कुछ चीजें हैं, दर्द की गोली, पेट दर्द की गोली, सर दर्द की गोली जैसे हैं, उल्टी दस्त के लिए दवाइयां, और जो हमारा जो सबसे बड़ी जो मध्यम उम्र के लोग हैं, मध्य उम्र के लोग हैं, उनमें जो होता है डिस्प्रिन की टैबलेट, सॉर्बिट्रेट की टैबलेट जो हम लोग रखते थे, वो एक बहुत जरूरी चीज है आज की तारीख में, फालिज से बचाने के लिए भी, दिल के दौरे से भी बचाने के लिए। ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो शुगर के मरीज हैं, अगर घर में कोई होता है तो उसमें शुगर एक पुड़िया में रख के, या पार्ले जी का बिस्किट जैसा पैकेट जैसे आता है, वो 5 रुपए का पैकेट का बिस्किट का पैकेट जरूर रखें अपने साथ। तो ये चीजें हैं, सोफ्रामाइसिन या न्यूस्पोरिन का ट्यूब रखें, उसमें चोट लग जाती है उसके लिए। ये कुछ दवाइयां हैं जो रखनी ही चाहिए घर में, उल्टी के लिए, बुखार के लिए, पेट दर्द, सर दर्द के लिए, डिस्प्रिन, सॉर्बिट्रेट, ये दवाइयां तो होनी चाहिए, और ऑइंटमेंट होना चाहिए, लोशन जैसे भी हो तो उसके लिए, और एक साबुन जरूर होना चाहिए उसमें। कुत्ते ने काट लिया, आपको साबुन से धोना पड़ता है। ये सब चीजें हमें हमेशा सिखाई जाती थी। उसमें एक बैंडेज रखते थे हम लोग, कैंची रखते थे छोटी, उसमें एक जो ये होता है लगाने के लिए छोटे पे हम लोग जैसे हैंसाप्लास्ट या डायनाप्लास्ट टाइप छोटी सी चीजें आती हैं जो ब्लड डोनेशन के बाद भी लगाई जाती है। तो ये सब चीजें उसमें छोटी सी होनी चाहिए, दो सब होनी चाहिए चीजें। डॉक्टर प्रकाश, एक जो हम टेक की बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की, माफी चाहूंगा मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन थर्मोमीटर्स जो नॉर्मल हम जानते हैं जो एक ट्यूब जैसी होती है, लेकिन आजकल हम देखते हैं लेजर थर्मोमीटर्स होती हैं जो काफी जगह पे हम सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी यूज करते हैं सोसाइटीज में। तो क्या उस तरीके की नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स जो होती हैं वो ज्यादा जरूरी हैं आज के समय में? बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और सवाल भी दर्शक का आया है, मैं वो भी आपसे पूछना चाहूंगी। पूछा है एक दर्शक ने फेसबुक लाइव से, वो जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जो फोरहेड से टेम्परेचर लेते हैं या फिर जो थर्मोमीटर से टेम्परेचर लेते हैं या फिर जो अन्य डिवाइसेस से टेम्परेचर लिया जाता है, उसमें इन्होंने करके देखा तो इनका फर्क आया है। तो क्या वो डिवाइसेस की प्रॉब्लम है या फिर टेम्परेचर में फर्क आता है, किसको ऑथेंटिक माना जाए? देखिए, जैसा डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने भी कहा, थर्मोमीटर जो है गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे मरकरी वाले होते थे। हालांकि अब मरकरी वाले बैन हो रहे हैं, तो हमें जो डिजिटल वाले हैं वो इस्तेमाल करते हैं आजकल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टलेस हमें कोविड से डिस्टेंस बहुत जरूरी है, दूरी का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम उनको यूज कर रहे हैं। लेकिन ये 100% नहीं है। जो चीज स्क्रीनिंग के लिए यूज की जाती है वो 100% असरदार नहीं होती है। जो चीज हम लोग इंडिविजुअल यूज करते हैं, जैसे कि डिजिटल या मरकरी वाला थर्मोमीटर, वो ज्यादा असरदार होता है। तो कुछ रीडिंग्स ऊपर नीचे आना, ये जो स्क्रीनिंग इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स हैं, ये बहुत नेचुरल है। अभी ये स्टैंडर्डाइज भी नहीं है, हम लोग कोविड के चलते इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इनका स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। अभी सारे टूल्स जो है, ये भी हमारे ISI जो है मार्क वाले भी नहीं है, इसलिए कुछ दिक्कतें रहेंगी इसमें। तो इसको हमें अभी ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। दूसरी चीज, वैक्सीन जो आप कह रहे थे, तो सबसे अच्छी वैक्सीन त्रिकोणीय जो हमारे प्रिकॉशंस हैं वही हैं, अपने हाथ धोना, मास्क पहनना और दूरी बनाए रखना। ये 3 चीजें ही सबसे अच्छी वैक्सीन है आज की तारीख में और आगे चल करके भी। मेरा मानना यह है कि इसको संभाल के रहे। जी, वन ऑफ द फाइनल क्वेश्चंस, Dr. Chaturvedi, if I can come to you. Ravindra, one of our viewers, asked on Facebook, my father is 64 years old. He was COVID positive last month. Then he was tested COVID negative. He recovered, but it's been almost a month now. He still is not taking proper diet and still feels very weak. Obviously, he's not eating properly. So how long do these symptoms of not being able to eat properly, the weakness stays, Dr. Chaturvedi? Yeah, basically he was a confirmed case of COVID-19 and COVID was positive. Then he recovered completely
And what I realized, probably the clinical recovery was complete. However, post-COVID weakness, look, एक जमाना था जब कोविड नहीं था तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था एज ए फिजिशियन, हम लोग कहते थे पोस्ट वायरल एस्थीनिया। बहुत वायरल जितने भी वायरसेस हैं वो आपको एक एस्थीनिया या वीकनेस या फटीग दे जाते हैं। तो याद रखिए, इवन कल ही एक पेशेंट मेरे पास आया था, उन्होंने पहली बार बताया कि मुझे जोड़ों के दर्द हैं और मेरा कोविड ठीक हो गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। ऐसे ही जो इन्होंने बोला है कि हमको बहुत वीकनेस हो रही है, तो ये पॉसिबल है। पोस्ट वायरल एस्थीनिया इज नोन, और इसमें डरने की बात नहीं है। धीरे धीरे ये पोस्ट वायरल एस्थीनिया ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ कोविड में नहीं है, और भी जितने वायरल इलनेसेस हैं हमने देखा है। हाँ, आप एक अच्छी डाइट लें, एक अच्छा आप 8 आवर्स से ज्यादा विश्राम करें, और आप किसी ऐसी अननेसेसरी चीज में इंडल्ज ना हो क्या रहा है, आज हम लोग घर में बैठे बैठे तो रात में पता पड़ा कि लेट नाइट लोग टीवी भी देख रहे हैं, लेट नाइट वो भी हो रहा है। तो 8-10 घंटे की स्लीप लें। हाँ, विटामिन है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, और अतिरिक्त विटामिन है। जैसा कि शुरुआत आपने ओपनिंग प्रोग्राम में ही की थी, आप गर्म पानी ले सकते हैं, और कई और चीजें जो कि हमारा आयुष मंत्रालय बोलता है कि वो लिया जा सकता है। जहां तक मॉडर्न साइंस का सवाल है, विटामिन सी, विटामिन डी और एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज और अच्छी स्लीप, ये इम्यून सिस्टम को एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है और इम्यूनिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है, जो कि इसके द्वारा अपनाई जा सकती है। और जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर चतुर्वेदी, डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर अनुपम प्रकाश, आपका यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण आपने सुझाव और सलाह दी और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you very much to our medical experts. And with that, we also conclude this edition of COVID-19 Doctor Speak. But remember, our fight against the pandemic will continue, and so will this program every day of the week. We'll take a leave for now. बिल्कुल, लगातार जो है सावधानी का पालन करते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, और अगर 2 गज की दूरी नहीं भी बनाए रखते हैं तो एक कॉमन मिनिमम दूरी जो है वो बनाए रखें। और जब बात करें तो जो हमारे डॉक्टर्स ने आज बताया है कि उसमें विशेष सावधानी बरतें। आप अपना थोड़ा सा पोस्चर चेंज करके बातचीत कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइज करते रहें, मास्क हमेशा लगाए रखें, और तमाम जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते रहें, और साथ ही ऑथेंटिक खबरों के लिए डीडी न्यूज जरूर देखते रहें। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। टेक गुड केयर। नमस्कार।